Subscribe now and press the bell icon. Never. A very good morning to all of you. Welcome to Mahendra's official YouTube channel. It's 7:30 AM in the morning and the time for the Hindu editorial session. Everyone, a very good morning. Whoever is watching this session, जितने भी लोग चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे, सो दैट जो लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो भी कनेक्ट हो जाएं। It's 7th of March 2023. It's 7:30 AM in the morning और आज है होलिका दहन का बहुत ही पायस दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, जो कि हमें एक फेस्टिवल की तरह तो याद रहता ही है, उसके साथ साथ हमें एक बहुत बड़ा मैसेज भी देता है। मैसेज देता है निगेटिविटी को खुद से कैसे दूर रखें उसका। तो इट्स अ वेरी नाइस डे एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होलिका दहन एंड आई विश कि आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी नेगेटिव ऑरा है या कुछ भी ऐसा जो आपको ट्रबल कर रहा है, वो सारी चीजें दूर हो जाए और इस ऑस्पिशियस डे से आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी ब्राइट लाइट आए। जितने भी लोग बैंक, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उनके लिए सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। कवर करते हैं हम 3 मेजर एस्पेक्ट्स, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसके साथ साथ आपकी जनरल अवेयरनेस भी बूस्ट हो जाती है। मूव करते हैं हमारे थॉट ऑफ द डे पे और वो भी आज नेगेटिविटी के ऊपर ही है। इट सेज every time you subtract negative from your life you make room for the positive। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को दूर करते जाते हैं ना, आपकी लाइफ में जगह बनती जाती है पॉजिटिविटी की, आपका अप्रोच बेहतर होता जाता है, आपकी लाइफ उतनी ही ईज आउट होती जाती है। अगर मैं स्क्रीन की ही बात करूं तो आप देख सकते हो कि साइड में सब कुछ ब्लैक है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, व्हाइट है। बिल्कुल ऐसे ही आपको धीरे धीरे करके इस ब्लैकनेस को हटाना है और अपनी लाइफ को और पॉजिटिव और बेहतर बनाना है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। बढ़ते हैं हमारी द हिंदू के एडिटोरियल वोकैब के लिए। और चैंपियंस कौन है? वो सारे स्टूडेंट्स हमारे चैंपियन हैं जिन्होंने कल के क्वेश्चंस का एकदम करेक्टली आंसर किया था। तो कूडोस टू ऑल ऑफ यू हु हैव आंसर्ड करेक्टली एंड जो हर रोज मेहनत करते हैं रिगरसली। अगर मैं आज के एडिटोरियल टॉपिक की बात करूं तो आज का एडिटोरियल टॉपिक है, कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है कि जो भी चिल्ड्रन है, जो भी बच्चे हैं, उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर है, उनकी प्रिवेसी के ऊपर है और उनके सोशल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर करना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं होते, टॉडलर जिम्मेदार नहीं होते, इसीलिए उन्हें इसके रेपरकशंस भी नहीं उठाने चाहिए। इससे रिलेटेड है हमारा आर्टिकल, वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकल है। बढ़ते हमारी द हिंदू के एडिटोरियल वोकैब की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट वर्ड। एंड द फर्स्ट वर्ड इज वल्नरेबल। वल्नरेबल पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इट्स एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही कमजोर है और उस पे अटैक करना बड़ा आसान है। मतलब अगर आप किसी चीज पे अगर अटैक करेंगे और वो वल्नरेबल है तो उस पे इफेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मीनिंग इन इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो एबल टू बी इजिली फिजिकली और मेंटली हर्ट। किसी को मेंटली या फिजिकली हर्ट करना आसान हो तो वो चीज वल्नरेबल है। उसके साथ साथ अगर वो बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाती है, आप उसको बहुत इजीली अटैक कर सकते हो, तो वो भी क्या है, वो चीज भी वल्नरेबल कहलाती है। इसके सिनोनिम्स की बात करूं अगर मैं तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वीक, अनप्रोटेक्टेड, ससेप्टेबल या सेंसिटिव। मतलब कोई ऐसी चीज जो वीक है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है किसी भी चीज को टैकल करने की, जो बहुत सेंसिटिव है, उस पर बहुत जल्दी ही चीजों का क्या हो जाता है, बहुत जल्दी ही चीजों का असर हो जाता है, इंपैक्ट हो जाता है, तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें वल्नरेबल कहलाएंगी। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो वो हो जाएंगे गार्डेड, प्रोटेक्टेड, शील्डेड एंड इम्यून। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई चीज जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथेड है, प्रोटेक्टेड है और उसे किसी और चीज से खतरा नहीं है, वो सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड वल्नरेबल। क्लियर एवरीवन? इतना सबको समझ आ गया? चलिए
मूव करते हैं इसके सेंटेंस पे जो कहता है बिकॉज लिटिल किड्स हैव वीक इम्यून सिस्टम दे आर वेरी वल्नरेबल टू इलनेस। क्योंकि छोटे बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, इसलिए वो वल्नरेबल होते हैं इलनेस के। दैट मीन्स उन्हें इलनेस बहुत जल्दी कैच कर लेती है, इलनेस बीमारी बहुत जल्दी अटैक करती है उनपे या उनको फिजिकली बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। सो दिस कुड बी द यूजेज ऑफ द वर्ड वल्नरेबल। क्लियर एवरीवन? समझ आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैम्पल। इस वर्ड को हम पहले ही पढ़ चुके हैं और जैसा मैंने बताया कि वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बार बार रिपीट होते हैं एंड दिस इज वन ऑफ सच वर्ड्स। ट्रैम्पल का मतलब होता है किसी चीज को क्रश करके आगे बढ़ जाना, किसी चीज को रौंद देना या क्रश करना। एक्शन की बात हो रही है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा हमारा वर्ब। मीनिंग इन इंग्लिश इज टू ट्रेड ऑन या क्रश, किसी चीज को कुचल के चले जाना है, किसी चीज को क्रश कर देना। सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी स्टॉम्प, वॉक ओवर, क्रश या स्मैश। किसी भी चीज को क्रश करना, उसके ऊपर से चल के चले जाना या उसे स्टॉम्प कर देना। अगर मैं इसकी सेंटेंस या एग्जाम्पल की बात करूं तो कह सकते हैं द लिटिल गर्ल वॉक लाइटली थ्रू द गार्डन सो दैट carefully watching her feet so that she didn't trample the beautiful flowers। जो लड़की थी वो बहुत ध्यान से चल रही थी ताकि उसके चलते वक्त गार्डन में किसी फ्लावर को वो ट्रैम्पल ना कर दे, कुचल ना दे। तो she was very cautious of the fact that she didn't trample any of the flowers। तो ट्रैम्पल का मतलब क्या होता है? ट्रैम्पल का मतलब होता है किसी चीज को कुचल के आगे चले जाना। Many of you are commenting and that is great that you all are also answering with me। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिवलिस। फ्रिवलिस इज एन एडजेक्टिव, क्वालिटी बताने वाला वर्ड है। हिंदी में कहते हैं तुच्छ, मीन समथिंग दैट इज वेरी पिटी। इंग्लिश में अगर मैं फ्रिवलिस वर्ड की मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका कोई सीरियस पर्पस नहीं है या कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसके पीछे का पर्पस बहुत सीरियस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रेव नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी भी सिचुएशन को वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। अगर ऐसी कोई चीज है तो वो फ्रिवलेस है, तो वो पेटी है। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो कोई चीज जो ट्राइवल है यानी कोई चीज अनइम्पॉर्टेंट है, वर्थलेस है या फुलिश है, मतलब सिर्फ स्टुपिडिटी में या मजाक में करी गई हुई किसी चीज की अगर मैं बात करूं तो वो भी क्या हो जाएगी? उसे भी हम फ्रिवलेस ही कहेंगे। अगर इसके एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो कोई ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है, सब्सटैंशियल है। सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है? सब्सटैंशियल का मतलब होता है कि उसके अंदर सब्सटेंस है, वो चीज सीरियस है, इंपॉर्टेंट है टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर ऐसी कोई भी चीज है तो वो सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड फ्रिवलेस। क्लियर? अगर मैं इसके सेंटेंस की बात करूं तो द सेंटेंस विल बी दैट स्टूडेंट्स हु कंसिडर टेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी फ्रिवलेस ऑफन फेल एग्जाम। यानी वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान नहीं देते, उन्हें फ्रिवलेस मानते हैं, उन्हें ऐसे मानते हैं कि दे आर जस्ट यूजलेस, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, अक्सर वो एग्जाम्स को फेल करते हैं। ये कभी ना कभी सबके साथ हुआ है बचपन में कि हमने अपने एग्जाम पेपर में ये देखा ही नहीं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वी नीड टू अटेम्प्ट। और कोई ऐसा होता था जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराता था, कोई ऐसा भी होता था जो उन क्वेश्चंस को ओवरलुक कर देता था और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करता था, क्योंकि उसे ये चीज ध्यान ही नहीं होती थी कि हमसे 3 क्वेश्चन करने को कहे गए और हमने किए हैं सिर्फ 2। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक इनटू इट। तो फ्रिवलेस का मतलब कोई ऐसी चीज जो सीरियस नहीं है, ऑन पर्पस नहीं है या किसी सिचुएशन को वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। क्लियर एवरीवन? सबको समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज डॉजी। डॉजी इज एन एडजेक्टिव, अगेन क्वालिटी बताता है। डॉजी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट है, अनरिलायबल है, मतलब उस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी फ्लिप हो जाएगी सिचुएशन, मतलब आप उसके भरोसे नहीं रह सकते, वो सिचुएशन डॉज कर जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं आपने जो सोचा वैसा नहीं होगा या फिर इट विल फेल और कॉज प्रॉब्लम्स। आने वाले टाइम में वो सिचुएशन क्या करेगी? ट्रबल कॉज करेगी या फेल हो जाएगी अगर, तो उन सभी चीजों को हम कहते हैं डॉजी। दैट मीन्स कोई ऐसी चीज जिसके भरोसे आप नहीं रह सकते। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो डिसीटफुल, डावियस या फिर रिस्की, यानी कोई ऐसी चीज जो रिस्की है, उसमें डाउट है या फिर धोखा है। दैट मीन्स डिसीटफुल है, ट्रीचरी है, यू आर नॉट श्योर कि वो चीजें आगे जाके वैसे ही फंक्शन करेंगी या नहीं, देन द सिचुएशन
or the particular stuff is dodgy. एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसी चीज जो ऑनेस्ट है, सेफ है, सिक्योर है, उसकी रिलायबिलिटी है ना, मतलब कोई ऐसी चीज है जो रिलायबल है, जिसके आप भरोसे रह सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो रिलायबल है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे डॉजी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो इट सेज आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन एनीथिंग डॉजी, मैं किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता जो आगे जाके ट्रबल कॉज करे, या कोई ऐसी चीज जो डिसऑनेस्ट हो, ट्रीचरी हो या धोखा हो, मैं ऐसी किसी भी डील में, किसी भी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज, एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे विद द वोकैब इज रैटिफाई। रैटिफाई का मतलब होता है किसी चीज को प्रूव करना, प्रमाणित करना, या फिर किसी चीज का अप्रूवल लेना। एक्शन की बात हो रही है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा वर्ब। साइन और गिव फॉर्मल कंसेंट टू अ ट्रीटी, कंट्रैक्ट और अग्रीमेंट, या मेकिंग इट ऑफिशियली वैलिड। किसी भी फॉर्मल कंसेंट, कंसेंट मतलब एक तरीके से किसी की मर्जी लेना है ना, सबका कंसेंट हो, यानी सब उस चीज को अग्री कर रहे हो, साइन करें, और उस चीज को ऑफिशियली अगर वैलिड हमने कर दिया तो हमने क्या किया, उसे रैटिफाई किया। रैटिफाई करने का मतलब है उन चीजों को बातचीत करके क्लियरली किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, किसी अग्रीमेंट के थ्रू या किसी ट्रीटी के थ्रू साइन करके उसे ऑफिशियली वैलिड बना देना, ठीक है। तो अप्रूवल का एक फॉर्मल वर्जन अगर आप कहें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रैटिफाई। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो जाएंगे अप्रूव करना, कंफर्म, फाइनलाइज या एंडोर्स करना। इन सभी का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को फाइनलाइज कर दिया है, उसका अप्रूवल भी हो चुका है। अगर इनके एंटोनिम्स की बात करूं तो किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना या डिसअप्रूव कर देना, दैट मीन्स कि लोग उस बात पे अग्री नहीं कर रहे हैं, या उस पर्टिकुलर डील को, कॉन्ट्रैक्ट को, अग्रीमेंट को या फिर ट्रीटी को उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया है। क्लियर एवरीवन? चलिए सेंटेंस देखते हैं। The shareholders will ratify any merger that will increase their dividends। यानी शेयर होल्डर्स किसी भी ऐसी डील को, किसी भी ऐसे मर्जर पे अग्री हो जाएंगे जिससे क्या हो, उनका जो डिविडेंड है, यानी कहीं ना कहीं जो उनका प्रॉफिट है, उनका जो शेयर है वो बढ़ रहा हो अगर, तो वो उन सभी चीजों पे अग्री हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? सबको समझ आया द ऑल द वर्ड्स दैट वी हैव लर्न टुडे? क्लियर विद दैट? चलिए बढ़ते हैं हमारे टेस्ट योर नॉलेज की सेशन की तरफ, और जल्दी से सभी के सभी चैट बॉक्स में लिख देंगे शैल वी बिगिन स्टूडेंट्स, सभी बताएंगे शैल वी बिगिन, जल्दी सबके सब लिख देंगे लेट्स बिगिन क्विकली एवरीवन। चलिए तो बढ़ते हमारे टेस्ट योर नॉलेज की सेक्शन की तरफ, एंड द फर्स्ट वर्ड गोज बाय हियर। आपको बताना है दैट व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोमिनेंट। इन चारों में से प्रोमिनेंट वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? अननोन, एमिनेंट, रिनाउड या फिर इंपॉर्टेंट। क्विकली एवरीवन सभी बताएंगे व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोमिनेंट। एंटोनिम पूछा है, बी वेरी केयरफुल, डोंट मेस अप विद एंटोनिम और सिनोनिम। जल्दी से बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज अननोन। जितने भी लोगों ने फर्स्ट मार्क किया है दे ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एंटोनिम ऑफ प्रोमिनेंट विल बी अननोन। प्रोमिनेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत नोटिसेबल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो और लोग उसके बारे में जानते हो। प्रोमिनेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जो नोटिसेबल हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और लोग उसके बारे में जानते हो। और अननोन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके बारे में नोटिस तो छोड़ो, लोगों को पता ही नहीं है। तो द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोमिनेंट विल बी अननोन। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो रेनाउंड और इंपॉर्टेंट भी क्या हो जाएंगे, बाकी सारे ही कहीं ना कहीं सिनोनिमस मीनिंग होल्ड करते हैं प्रोमिनेंट का, कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है, रेनाउंड है या एमिनेंट है, दैट मीन्स नोन टू ऑल है। अननोन ही इकलौता ऐसा है इन चारों ऑप्शंस में से जो एंटोनिम है प्रोमिनेंट का। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। Our next word is malicious. What will be the antonym of the word malicious? Spiteful, baneful, benign या फिर infertile? Quickly everyone, जल्दी सब आंसर करेंगे। What will be the antonym of the word malicious? And the correct answer is third, that is benign. जितने भी लोगों ने थर्ड मार्क किया है they all are absolutely correct. Malicious का मतलब होता है कि आपके अंदर evil will है, आपके अंदर hatred है, आप दूसरों से नफरत करते हो और उन्हें कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकते हो, दूसरों को हर्ट भी कर सकते हो।
बल्कि जो बेनिंग वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि आप बहुत काइंड हो, बहुत जेंटल हो, दूसरों को हर्ट करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, बल्कि दूसरों की उल्टा क्या करते हो, बहुत ज्यादा केयर करते हो, बहुत ज्यादा काइंड हो, जेंटल हो और बेनेवोलेंट हो। तो मैलिशियस मतलब इल स्पिरिटेड, आपके इरादे अच्छे नहीं है, आप दूसरों को हार्म करना चाहते हो। और बेने का मतलब हो गया कि आप बहुत काइंड हो और बहुत हेल्पफुल हो। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। And our next word is what will be the antonym of the word erudite? Erudite word का antonym क्या होगा इसमें से? Unimaginative, immature, ignorant या फिर professional? Quickly everyone, जल्दी से बताएंगे। What will be the antonym of the word erudite? And the correct answer is third, that is ignorant. देखो एरेडाइट का मतलब होता है कि आप ये दिखा रहे हो दैट यू हैव ग्रेट नॉलेज, आपके पास बहुत नॉलेज है और आप बहुत ही लर्नड इंसान हो। अगर कोई बहुत लर्नड है या किसी के पास बहुत नॉलेज है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एरेडाइट। लेकिन इग्नोरेंट का मतलब होता है कि किसी के पास नॉलेज नहीं है किसी को कुछ बातों की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वो नोन ही नहीं है फैक्ट से जो उसे पता होने चाहिए। तो इग्नोरेंट का मतलब होता है लैकिंग नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज नहीं है। एरेडाइट मतलब आप बहुत ही लर्नेड पर्सन हो या आपके पास बहुत नॉलेज है ना, आप काफी स्मार्ट हो। और इग्नोरेंट का मतलब है कि आप लर्नेड नहीं हो, आपके पास जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड एंड दैट इज इग्नोरेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। Our next word is what will be the synonym of the word willy? Willy word का synonym क्या होगा इसमें से? Wise, stupid, cunning या फिर angry? Quickly everyone, जल्दी से बताइए। Willy word का synonym क्या होगा इसमें से? So the correct answer is third, that is cunning. Willy का मतलब ही होता है कि कोई ऐसा जो बहुत cunning हो, बहुत चालाक हो और बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो। तो अगर कोई पर्सन बहुत क्लेवर है, बहुत कनिंग है, तो उसके लिए आप विली वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। जितने भी लोगों ने थर्ड मार्क किया है दे ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्पीचुअस? इम्पीचुअस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा इसमें से? इम्पायस मतलब अपवित्र, इम्प्रेसिव, हेस्टी या डिस्टर्बिंग। इम्प्रेसिव इम्प्रेस करने से रिलेटेड है, डिस्टर्बिंग कोई ऐसी चीज जो आपको डिस्टर्ब करे, अनॉय करे। हेस्ट मतलब जल्दी जल्दी करना। जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्पेशियस? एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज हेस्टी। इम्पेशियस का मतलब होता है कि आप कोई चीज बहुत रैशली कर रहे हो, बहुत ही इंपल्सिवली कर रहे हो, बहुत जल्दी कर रहे हो बिना उस बारे में सोचे। आप सोच भी नहीं रहे हो कि आप क्या काम कर रहे हो, बट आप उसे बहुत फास्ट कर रहे हो, बहुत जल्दी कर रहे हो। और हेस्ट का मतलब भी होता है किसी काम को जल्दी जल्दी करना। तो हेस्टी और इम्पेशियस क्या हो जाएंगे? सिनोनिमस है एक दूसरे से। जितने भी लोगों ने थर्ड मार्क किया है दे ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्पकेबल? इम्पकेबल वर्ड का सिनोनिम क्या होगा इसमें से? रिमार्केबल, अनबिलीवेबल, फ्लॉलेस या डिसप्लीजिंग? जल्दी से आंसर करेंगे सभी के सभी, और जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे एवरीवन। सभी के सभी जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। चलिए व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ इम्पकेबल? इम्पकेबल वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्लॉलेस। इम्पकेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें कोई गलती ना हो, कोई फॉल्ट ना हो, एकदम परफेक्ट हो कोई चीज। परफेक्ट मीन्स फ्लॉलेस। फ्लॉ मतलब गलती, फ्लॉलेस मतलब कोई ऐसी चीज जो एकदम परफेक्ट है, जिसमें कोई भी गलती नहीं है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इम्पकेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लॉलेस विल बी इट्स सिनोनिम। आगे बढ़ते हैं हम ईडियम एंड फ्रेजेस की तरफ, और आपको बताना है मुझे दैट व्हाट विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ईडियम दैट सेज हिज स्पीच वाज ऑल ग्रीक टू मी। इसमें ऑल ग्रीक का मतलब क्या है? स्ट्रेंज, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनऑडिबल या अनइंटरेस्टिंग। हिज स्पीच वाज ऑल ग्रीक टू मी। क्या मतलब होगा ऑल ग्रीक का? क्विकली एवरीवन। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज स्ट्रेंज। दैट मीन्स कि वो जो भी बोल रहा था उसमें से कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। हिज स्पीच वॉज ऑल स्ट्रेंज टू मी।
ऑल ग्रीक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल भी समझ ही ना आ रही हो। तो हिज स्पीच वाज ऑल ग्रीक टू मी का मतलब है कि उसने जितनी भी बातें बोली उनमें से कुछ भी मुझे समझ नहीं है, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स वर स्ट्रेंज टू मी, दैट मीन्स आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। बहुत नई थी, बहुत अजीब थी, बहुत वियर्ड थी वो चीजें। नेक्स्ट बताइए, राजू वॉज लेफ्ट अलोन टू फेस द म्यूजिक। अब इसमें फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? टू बियर द क्रिटिसिज्म, टू लिसन टू अ फेवरेबल कमेंट, टू रन अवे, या फिर टू कंपनसेट। क्विकली एवरीवन, क्या मतलब होता है फेस द म्यूजिक का? चलिए देखते हैं आंसर, एंड द करेक्ट आंसर गोज बाय टू बियर द क्रिटिसिज्म। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा सुनना पड़ा है या बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म लेना पड़ा है, जैसे आपसे कोई गलती हो गई है। तो राजू वॉज लेफ्ट अलोन, राजू को अकेले छोड़ दिया गया था सारा क्रिटिसिज्म सुनने के लिए। मतलब गलती और लोगों की भी थी, बट सुनना किसे पड़ा? सिर्फ और सिर्फ राजू को ही सुनना पड़ा। दैट मीन्स फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि आप क्या करें, आप बहुत ज्यादा किसी का फ्रस्ट्रेशन आप पे निकल रहा है या कोई आपको बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है, बहुत बुरा भला कह रहा है आपके किसी एक्शन के लिए, एंड यू हैव टू बेयर विद ऑल दैट। आपको वो सारी चीजें डील करनी पड़ती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बताइए, राहुल फॉट टूथ एंड नेल टू सेव हिज कंपनी। टूथ एंड नेल क्या मतलब होता है इस इडियम का? विद वेपन्स, विद ऑल एफर्ट्स, यूजिंग अनफेयर मीन्स, या फिर विद स्ट्रेंथ एंड फरी। क्या मतलब होता है टूथ एंड नेल का? Quickly everyone. And the correct answer is second, which means with all efforts. Rahul fought with all efforts to save his company. राहुल ने पूरी मेहनत की, जान लगा दी कंपनी को बचाने के लिए। तो टूथ एंड नेल को हिंदी में कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना। विद ऑल एफर्ट्स, पूरी मेहनत कर दी उसने अपनी कंपनी को बचाने के लिए। क्लियर एवरीवन? समझ आ गया सबको? नेक्स्ट बताइए, वी शुड गार्ड अगेंस्ट ग्रीड eyed friends. That means we should guard against green eyed, है ना, green eyed हरी आंखें, है ना, friends क्या मतलब होगा? green eyed का क्या मतलब होगा? rich friends, jealous friends, handsome friends, या फिर enthusiastic friends। जल्दी से बताइए, quickly everyone। And the correct answer is second, that is jealous friends. Green eyed का मतलब क्या होता है? Green eyed का मतलब होता है, एक फ्रेज भी कह सकते हैं आप, यूज होता है, that means jealous। हमें हमेशा गार्ड रहना चाहिए, बहुत प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए against green eyed friends। ऐसे दोस्त जो हमसे जेलस हो उनसे क्या करना चाहिए? उनसे हमेशा बच के रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? समझ आ गया सबको? चलिए बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, देखते हैं क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैं अगर बात करूं, इट इज ड्रग विच कॉजेस पीपल टू स्लीप इजली। ऐसा कौन सा ड्रग है जिसकी वजह से लोगों को नींद आ जाती है, या नींद की जो मेडिसिन होती है उसको क्या कहते हैं? नॉट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मेडिसिन, बट जनरल सेंस में उस मेडिसिन को क्या कहते हैं जिससे इजिली लोगों को नींद आ जाए? इट इज कॉल्ड सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मतलब होता है कोई ऐसा ड्रग, कोई ऐसी मेडिसिन जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से किसी को नींद आ जाए। सेकेंड वन, अ पर्सन हु लेस टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग। बुकिश लर्निंग यानी कहते हैं ना किताबी कीड़ा होना, तो ऐसा इंसान जो बस रटने पे या बुकिश चीजों को पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, बहुत ध्यान दे, प्रैक्टिकल चीजों को उतना इंपॉर्टेंस ना दे, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? ऐसे पर्सन को कहते हैं पेडेंट। पेडेंट इज अ पर्सन जो बहुत ज्यादा ध्यान देता है बुकिश लर्निंग पे, कि बुक में जितना लिखा है वो याद होना चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए, ऐसे पर्सन को कहते हैं पेडेंट। नेक्स्ट बताइए, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी चीज जो बहुत मुश्किल हो रही है समझने में, उसे समझना, अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना बड़ा मुश्किल है। अब जब कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल है तो उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कोई ऐसी चीज जिसे कॉम्प्रीहेंड करना, जिसे समझना मुश्किल हो, वो हो जाएगी इनकॉम्प्रिहेंसिबल। क्लियर एवरीवन? समझ आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन। किसी रीजन के, किसी इलाके के जो प्लांट्स होते हैं या वेजिटेशन होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फ्लोरा, और जो एनिमल्स होते हैं उनको कहते हैं फौना। क्लियर? तो देखते हैं एक बार फिर से क्या है हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसी मेडिसिन जिससे नींद आ जाए, सोपोरिफिक। ऐसा पर्सन जो बुकिश लर्निंग पे एम्फसाइज करे, पेडेंट। कोई ऐसी चीज जो आसानी से समझना है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। और प्लांट्स और वेजिटेशन किसी पर्टिकुलर एरिया के
will be known as flora. Clear everyone? समझ आ गया सबको? चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के एडिटोरियल टॉपिक की तरफ एंड दैट सेज, मैंने क्लियरली आपको बताया कि बच्चों के अधिकार जो चिल्ड्रंस राइट हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि कैसे उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। लोगों में फाइट हो, अगर उनके पेरेंट्स में फाइट हो या कोई ऐसी सिचुएशन आए जब कहीं ना कहीं वो साथ नहीं रहना चाहते, तो उसमें बच्चे को सफर करना जरूरी नहीं है। सिर्फ डिवोर्स के मामले में ही ये देखना कि बच्चे के जो राइट्स हैं, बच्चे के जो हक हैं वो प्रोटेक्टेड है नहीं, ये सही नहीं है। बाकी सिचुएशन में भी ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा है वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं ना, उन पे कोई भी चीज, मासूम होते हैं बच्चे, तो उन पे बहुत जल्दी चीजें अफेक्ट कर जाती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से उनके राइट्स छिन रहे हैं और उन पे एक गलत इंपैक्ट पड़ रहा है। देखते हैं क्या है आज का हमारा एडिटोरियल टॉपिक। इट सेज राइट्स एट द सेंटर on children's right to protect their genetic information. Rights at the center. बच्चों के हक की बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उनका हक इंपॉर्टेंट है। बच्चों का राइट टू प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स कि उनके पेरेंट्स कौन है और बाकी सारी चीजें, ये उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और इसे प्रोटेक्ट करना सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है, ऐसे कुछ रूल्स होने चाहिए, जो डिवाइस होने चाहिए जिससे उनकी ये सारी इंफॉर्मेशन क्या रहे, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड रहे। The interest of the child must be the focus always, not just in custody disputes. जब भी कस्टडी की बात हो कि जो बच्चा है वो मदर को मिलना चाहिए या फादर को मिलना चाहिए, सिर्फ तभी नहीं, बाकी सिचुएशंस में भी बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पूरा ध्यान देना चाहिए। पूरा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो सही है, उसके भले के लिए है कि नहीं, उसके इंटरेस्ट में है कि नहीं। देखते हैं क्या है आर्टिकल और क्या कहना चाहते हैं हमसे ऑथर। इन 1959, the United Nations General Assembly adopted the Declaration of the Rights of the Child, the first charter of its kind, ensuring basic rights to all children below 18 years, with these words, which says, mankind owes to the child the best it can give. तो 1959 में क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट फॉर द चिल्ड्रन अडॉप्ट किया, जिसका पहला चार्टर यानी कहीं ना कहीं पहला कॉन्स्टिट्यूशन, पहला रूल आया जो ये एंश्योर कर रहा था, जो क्या ये विश्वास दिला रहा था कि बच्चों के जो बेसिक राइट्स है, जो बेसिक हक है उनके, जो भी बच्चे किस एज के बिलो है, 18 ईयर्स से बिलो हैं, वो सारे प्रोटेक्टेड होंगे। यानी जो भी 18 साल से कम के बच्चे हैं उन सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और वो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कहा गया? ये मैनकाइंड ओज टू द चाइल्ड। मैनकाइंड बहुत ओ करती है, मतलब बहुत इंडेप्टेड है, ऋणी है बच्चों का, और पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम बच्चों को बेहतर से बेहतर सारी फैसिलिटीज और जो कुछ बन सकता है वो दें। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। Yet, as is well documented, children, because of their vulnerability, often become victims of abuse of power by the very people who are entrusted with their protection. लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी बच्चे क्या बन जाते हैं? जो मासूम बच्चे हैं, जो वीक होते हैं, जिनका मन बहुत ज्यादा वीक होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं वो विक्टिम्स बन जाते हैं ना, उन पे ही अब्यूज होता है। किसका? पार का। और ये अब्यूज कौन करता है? वही लोग जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनका ख्याल रखें। ठीक है, पेरेंट्स की कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि जो पेरेंट्स जिम्मेदार हैं कि वो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, उनका ध्यान रखें, कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से बच्चों पे सबसे गलत इंपैक्ट पड़ता है। कैसे? देखते हैं। द एडवांसमेंट इन डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव हेल्प्ड ऑन मेनी फ्रंट्स, from registration of birth, creating a legal identity to healthcare, but in its forward march, it should not trample on the rights integral of a harmonious upbringing of a child. अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बहुत आगे बढ़ गई है और इसने बहुत ज्यादा मदद भी की है। बच्चों की अगर बात करें तो बहुत मदद की है। जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है उसमें मदद की है, बच्चों की अपनी एक लीगल आइडेंटिटी बने उसमें हेल्प की है, हेल्थ केयर में हेल्प की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती आ रही है ना, इसकी वजह से ट्रैम्पल नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनकी लाइफ को रौंदा नहीं जाना चाहिए, उनके साथ कोई गलत मतलब कह सकते हो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो उनकी लाइफ को अफेक्ट करे। उनकी हार्मोनियस अपब्रिंगिंग, दैट मीन्स जो अपब्रिंगिंग, जिन बच्चों की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, जिनकी अपब्रिंगिंग एकदम शांति से, एकदम अच्छे से होनी चाहिए, उसमें कोई कमी आ रही है क्या? अब यहाँ जिस डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है वो है डीएनए टेस्ट।
ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ, वो है डीएनए टेस्ट, और आगे उसके बारे में बात की जाएगी कि टेक्नोलॉजी बहुत कुछ अच्छा करी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अगर मैं इस पैरा की समरी की बात करूं तो यहाँ ये बताया गया है कि बहुत सारी चीजें आई, बच्चों के राइट्स को इंश्योर करने के लिए बहुत बातें भी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जिन्हें एंट्रस्ट किया गया, दैट मीन जिन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई कि वो बच्चों का पूरा ध्यान रखें और कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो, कभी कभी वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बच्चे जो है वो वल्नरेबल हो जाते हैं, बच्चों पे एक गलत असर पड़ता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा हेल्प की है सोसाइटी में, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ हो या फिर हेल्थ केयर का सेक्टर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिजिटल टेक्नोलॉजी अगर एक रीजन बन रही है कि जो बच्चे हैं उनकी हार्मोनियस अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, शांति से नहीं हो पा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर एवरीवन, इतना समझ आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। Leaning on a child's fundamental right to privacy, the Supreme Court of India has ruled that children cannot be mechanically subjected to DNA test in each and every case between warring parents as a shortcut to establishing infidelity। यानी अगर बात की जाए बच्चों के फंडामेंटल राइट की, है ना, उनके अधिकार की अगर बात की जाए तो उनके पास भी प्रिवेसी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हर केस में बच्चे का डीएनए होना गलत है। ठीक है, अगर पेरेंट्स के बीच में कोई लड़ाई चल रही है और कहीं ना कहीं एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट पे डाउट है कि उन्होंने उसको चीट किया है, इनफिडेलिटी यानी कहीं ना कहीं चीट किया है, इस बात का डाउट है, तो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना इज नॉट राइट। हर एक बात पे कि अगर डाउट है फादर को अपनी वाइफ पे कि उसने उन्हें चीट किया है, तो बच्चे का डीएनए करवाना इज नॉट द शॉर्टकट। ठीक है, इन अ पेटिशन फाइल्ड बाय अ मैन हु क्वेश्चनड हिज सेकंड चाइल्ड्स पैटर्निटी, जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम एंड बी नागरत्ना observe that genetic information sheds light on a person's essence, going to the very heart of who she or he is। है ना कहीं एक पेटिशन फाइल हुई जिसमें एक पर्सन ने अपने सेकेंड चाइल्ड, जो दूसरा उनका बच्चा था, उसकी पैटर्निटी, है ना, उसके फादर कौन है ये पता लगाने के लिए एक रिक्वेस्ट डाली। तो जो जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम है और बीवी नागरत्ना है, उन दोनों ने ऑब्जर्व किया कि एक इंसान का अगर डीएनए टेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो इंसान के एसेंस पे, यानी वो इंसान कौन है, उसकी आइडेंटिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कहा दिस इंटीमेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये कैसी इंफॉर्मेशन है? इंटीमेट है, बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इज अ पार्ट ऑफ चाइल्ड्स फंडामेंटल राइट, द कोर्ट सेड, और ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे हर बार ऐसी चीजें होना इज नॉट राइट। Children have the right, it pointed out, not to have their legitimacy questioned frivolously before a court of law। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि किसी भी, आप कह सकते हो हायर अथॉरिटीज की बात करो, किसी भी कोर्ट में आप जुडिशरी के सामने ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि कोई बच्चा जो है वो लेजिटिमेट है कि नहीं, दैट मीन्स कोई बच्चा लीगल है या नहीं, या फिर किसी और मीन्स या किसी और सिचुएशन में उसका बर्थ हुआ, ये सारी चीजें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये उसके फंडामेंटल राइट्स को क्वेश्चन करेगा। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ में ये बात की गई है कि बच्चे के पास भी राइट टू प्राइवेसी का हक है। हर सिचुएशन में अगर पेरेंट्स के बीच में वॉरिंग पेरेंट्स हैं, वॉरिंग मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या उनकी मतलब आपस में अनबन है, तो एक ये सिचुएशन नहीं है कि आपने जो एक पर्सन ने दूसरे को चीट किया है, नहीं, ये फाइंड आउट करने का कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाए हर सिचुएशन में, ये गलत है। एक इंसान ने जो पिटीशन फाइल की उसमें दोनों ही जो जस्टिस थे, दैट मीन्स जजेस थे, उनका यही कहना था कि ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक इंसान के बारे में सब कुछ बताती है और बच्चे को भी अपनी फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने का, अपनी लेजिटिमेसी को सिक्योर करने का राइट है और इसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। क्लियर एवरीवन? इतना समझ आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिंग कोर्ट्स टू एक्नॉलेज दैट चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी रिगार्डेड एज मटीरियल ऑब्जेक्ट। कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, एंड दैट दे बी सब्जेक्टेड टू फॉरेंसिक डीएनए टेस्टिंग ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट, रिसोर्ट का मतलब लास्ट ऑप्शन, पर्टिकुलरली व्हेन दे आर नॉट पार्टीज टू अ डिवोर्स प्रोसीडिंग।
Justice Nagarathan observed that this is imperative that children do not become the focal point of the battle between spouses. While this is a welcome move, a reading of the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child shows that there are miles to go before every child in India is guaranteed special care and assistance. क्या कहने का मतलब है? ये कहने का यहाँ पे मतलब है कि बच्चे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि उनका कभी भी डीएनए करवा लिया जाए. डीएनए करवाना आखिरी ऑप्शन होना चाहिए. और अगर कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग नहीं हो रही है ना, अगर डिवोर्स हो रहा है या डिवोर्स प्रोसीडिंग है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए. अगर इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है तब बच्चे का डीएनए होना चाहिए, नॉट इन एवरी सिचुएशन. उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत इंपेरेटिव है. दैट मीन्स ये बहुत इंपेरेटिव है कि जो बच्चे हैं दे बिकम द फोकल पॉइंट. मतलब स्पाउसेस, हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई में बच्चे क्यों पिसे, है ना, बच्चे फोकल पॉइंट नहीं बनने चाहिए. वाइल इसके अलावा एक वेलकम मूव भी है जो ये बताता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा केयर और असिस्टेंस मिलनी चाहिए आने वाले समय में हर एक बच्चे को. क्लियर एवरीवन? इतना समझ आ गया? तो इससे पहले वाले पैसेज में ये बताया गया कि अगर कोई डिवोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है या डिस्प्यूट है पेरेंट्स के बीच में, तो भी डीएनए बच्चे का करवाना शुड बी द लास्ट ऑप्शन जब उसके अलावा कोई और चॉइस ना मिले और हर बच्चे का राइट प्रोटेक्ट हो. ये इंपॉर्टेंट है. लास्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं. टू मेनी चाइल्डहुड्स आर कट शॉर्ट. बहुत सारे बच्चों का ना बचपना इसी वजह से छिन गया. एंड द मैक्सिम, और ये जो कोटेशन है, एवरी चाइल्ड हैज एवरी राइट, हर बच्चे के पास हर अधिकार है, इसे अक्सर लोग भूल जाते हैं. बच्चों के अधिकार को अक्सर लोग निग्लेक्ट कर देते हैं. इंडिया रैटिफाइड, इंडिया ने अप्रूव किया है द कन्वेंशन इन 1992 एंड ओवर द इयर्स सेवरल लॉज हैव बीन इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन दो देयर इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑफन बीन डॉजी. यानी बहुत सारे राइट्स के लिए, बहुत सारे उनकी फंडामेंटल लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स तो बहुत सारे बनाए गए, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा डॉजी रहा है, बहुत अनसर्टेन रहा है. बना तो दिए गए लॉज ऑन पेपर, लेकिन एक्चुअल में उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से होता ही नहीं है. फॉलिंग टू शील्ड देम फ्रॉम अब्यूज, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन और निग्लेक्ट. और इसी वजह से आज भी बच्चों को बहुत ज्यादा अब्यूज, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन और निग्लेक्ट झेलना पड़ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं ना. उन्हें आप जैसे शेप करो, उनका मन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है ना, वो वल्नरेबल होते हैं. तो आप उन पे जैसी छाप छोड़ोगे, उनकी लाइफ लॉन्ग वो वैसी ही लाइफ उनकी रहेगी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो अपब्रिंगिंग हो वो बहुत ही हार्मोनियसली हो, बहुत ही शांति से हो और बहुत अच्छी हो. उनके अंदर अच्छी हैबिट्स भी इनकलकेट की जाए. आगे, the principle of best interest of the child must be at the center of every aspect of social behavior and not in just custody disputes. जब custody की disputes हो कि बच्चा मदर के पास जाएगा या फादर के पास जाएगा, सिर्फ तभी इस बात का ध्यान देना कि बच्चे के लिए क्या बेहतर है, जरूरी नहीं है. जरूरी है कि हर एक सिचुएशन में इस बात का बहुत ध्यान दिया जाए कि बच्चे की सोशल अपब्रिंगिंग के लिए, बच्चे के बेनिफिट के लिए क्या ऐसा होना चाहिए जिससे उसके सारे राइट्स प्रोटेक्टेड हो, और ये हर एक केस में होना चाहिए. क्लियर एवरीवन? सबको समझ आ गया आर्टिकल? अगर मैं ओवरऑल आर्टिकल की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. आर्टिकल कहीं ना कहीं ये सोशल एस्पेक्ट और एक मैसेज देता है कि डीएनए, दैट इज डी राइबो न्यूक्लिक एसिड का जो टेस्ट है, जो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो बच्चा है ये अपने पेरेंट्स का है या नहीं है, या किसी एक पेरेंट का है, ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, नॉट द फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन की मन चाहा कि एक बार चेक कर लें कि पार्टनर चीट कर रहा है कि नहीं, या आपको डाउट है तो उसके लिए बच्चों को इन चीजों में इन्वॉल्व करना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को क्लियरली कंडेम किया है. फंडामेंटल राइट्स है जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, बट इंप्लीमेंटेशन की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये देखा जाए कि बच्चों के साथ जो हो रहा है वो सही है या नहीं. क्लियर एवरीवन? समझ आ गया? चलिए बढ़ते हमारे होमवर्क पार्ट की तरफ. आज का होमवर्क है आपका दैट यू हैव टू डू अ सेल्फ एनालिसिस. व्हाट? कि आज जो मैंने आपको पैसेज पढ़ा है इसमें से कोई भी 5 लाइंस लीजिए और उन्हें बहुत ही फ्लुएंसी के साथ, बिना रुके, बिना अटके बोलने की कोशिश कीजिए. गलत होता है कोई बात नहीं, बट अटेम्प्ट आप सबको करना है. ठीक है? हम मिलेंगे कल, दैट इज ऑन होली, ऑन द 7th of March, ठीक 7:30 बजे. टिल देन टेक केयर, गुड बाय एवरीवन. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.